दो सितारे, दो दर्दनाक कहानियां, और दोनों का अंत आज भी लोगों को डराता है। एक अभिनेता जो रात में साईं बाबा के आश्रम की दीवार फांदकर अंदर साईं बाबा से लड़ने चले गए और फिर धीरे धीरे पूरी दुनिया से गायब हो गया। और दूसरी सिर्फ 19 साल की उम्र की वो सुपरस्टार जो एक रात 5वीं मंजिल से नीचे गिर गई और जिसकी मौत आज तक रहस्य बनी हुई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, जब ये दोनों टूट रहे थे तब पूरा बॉलीवुड कहां था? आज इस वीडियो में हम बात करेंगे राज किरण और दिव्या भारती की उन सच्चाइयों की जिनके जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। तो चलिए पहले बात करते हैं राज किरण की। क्या आपको पता है कि बॉलीवुड के मशहूर हीरो राज किरण और साईं बाबा का इतना बड़ा झगड़ा हुआ था कि राज किरण रात में आश्रम की दीवार चढ़कर साईं बाबा से बदला लेने पहुंच गया था। हां, वही साईं बाबा जिसे पूरा देश भगवान मानता है। तो आखिर क्या हुआ उस रात? उसके बाद जेल में किसे भेजा गया, साईं बाबा या राज किरण को? और सबसे बड़ा सवाल, जब यह सब हो रहा था, जब राज किरण टूट रहा था, जब उसे किसी की जरूरत थी, तो पूरा बॉलीवुड कहां था? 1 महीने की जेल में पूरी इंडस्ट्री में से सिर्फ एक इंसान ने फोन किया, सिर्फ एक, और बाकी सब खामोश रहे। यह कहानी है राज किरण की। 100 से ज्यादा फिल्में, ऋषि कपूर की दोस्ती, महेश भट्ट का भरोसा, और फिर आता है एक जेल, एक पागल खाना और 30 साल की गुमशुदगी। अगर ऐसी अनसुनी और हिला देने वाली कहानियां आपको पसंद हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और यह वीडियो अंत तक देखें। अगर आपको राज किरण के बारे में कुछ कहना है तो कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि जो आगे आने वाला है वो आपने कहीं नहीं सुना होगा। 1980 का वो दौर था जब बॉलीवुड में एक तरफ अमिताभ बच्चन की आंधी चल रही थी और दूसरी तरफ नए चेहरे अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे थे। उसी भीड़ में एक चेहरा था जो शोर नहीं मचाता था, बस दिखता था और दिल में उतर जाता था। राज किरण। उस साल फिल्म कर्ज आई। ऋषि कपूर उसमें थे, नाचते हुए गाते हुए, और राज किरण थे रवि वर्मा के किरदार में। जो लोगों ने देखा वो याद रह गया। उनके बारे में यही कहा जाता था कि ये वो हीरो हैं जो स्क्रीन पर रियल लगते हैं। कोई बनावट नहीं, कोई ओवर एक्टिंग नहीं, बस एक इंसान जो अपना किरदार जीता है। 2 साल बाद 1982 में फिल्म अर्थ बनी, जो आज भी भारतीय सिनेमा की सबसे ईमानदार और दर्दनाक फिल्मों में गिनी जाती है। शबाना आजमी, स्मिता पाटिल, कुलभूषण खरबंदा, और उन सब के बीच राज किरण। वो फिल्म इतनी रॉ थी, इतनी सच्ची थी कि देखने वाले खुद से सवाल पूछने लगते थे। और राज किरण उस फिल्म का एक जरूरी हिस्सा थे। उस दौर में उनके पास काम की कोई कमी नहीं थी। बसेरा, तेरी मेहरबानियां, मजदूर, घर एक मंदिर, एक के बाद एक फिल्में आती रहीं। प्रोड्यूसर्स उन्हें पसंद करते थे क्योंकि वो रिलायबल थे। जो किरदार मिलता था उसे वो पूरी ताकत से निभाते थे। लेकिन इस पूरी तस्वीर में एक खामी थी जो बाहर से नहीं दिखती थी। राज किरण को इंडस्ट्री ने कभी स्टार नहीं माना। उन्हें काम दिया जाता था, इज्जत नहीं। वो उस कैटेगरी के एक्टर थे जिन्हें इंडस्ट्री को जरूरत तो थी, लेकिन जिन्हें कभी वो रिस्पेक्ट नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी। और जब आप इतनी मेहनत करते हैं, इतना देते हैं, और बदले में सिर्फ काम मिले, सम्मान नहीं, तो वो धीरे धीरे अंदर से खोखला कर देता है। राज किरण का असली नाम राज किरण महतानी था। जन्म 17 जून 1949 को मुंबई में हुआ था, एक सिंधी हिंदू परिवार में। घर साधारण था लेकिन सपने बड़े थे। 1975 में डायरेक्टर BR इशारा की फिल्म कागज की नाव से उन्होंने डेब्यू किया। सामने थी सारिका। शुरुआत कोई बड़ी नहीं थी, लेकिन राज किरण ने कभी हार नहीं मानी। वो ऑडिशंस देते रहे, छोटे छोटे रोल्स करते रहे और धीरे धीरे अपनी पहचान बनाते रहे। उनकी जिंदगी में एक वक्त बहुत अच्छा था। उन्होंने शादी की। पत्नी का नाम रूपा था। 2 बेटियां हुईं, रशिका और मन्नत। परिवार छोटा था लेकिन खुशहाल था। घर में हंसी थी। लेकिन 1990 के दशक की शुरुआत में जो हुआ वो किसी को नहीं पता था कि यही वो मोड़ था जहां से सब कुछ बदलने वाला था। बॉलीवुड बदल रहा था। नए चेहरे आ रहे थे। शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान। एक नई जनरेशन आ गई थी। ऑडियंस की पसंद बदल गई थी। और जो एक्टर्स पिछले दशक में चमके थे उनके लिए काम कम होने लगा। राज किरण के लिए भी यही हुआ। ऑफर्स आने बंद हो गए और जो ऑफर्स आते थे वो उनके लेवल के नहीं होते थे। एक ऐसा आदमी जिसने अर्थ और कर्ज जैसी फिल्में की थीं, उसे अब छोटे छोटे रोल्स के लिए कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा था। यह सिर्फ करियर का उतार नहीं था,
ये उनकी पहचान पर सवाल था। और जब कोई आपकी पहचान छीनता है तो वो सिर्फ काम नहीं जाता, अंदर का इंसान भी टूटने लगता है। घर में भी हालात बिगड़ने लगे। पैसे कम हो रहे थे, तनाव बढ़ रहा था, रूपा के साथ रिश्ता दरकने लगा था, और जो आदमी बाहर से हमेशा शांत और कंपोज दिखता था वो अंदर से एक बड़े तूफान में फंसता जा रहा था। इसी उलझन में राजकिरण 1993 में अमेरिका चले गए। न्यूयॉर्क में शायद नई शुरुआत की उम्मीद थी, लेकिन वहां भी जिंदगी आसान नहीं थी। 100 फिल्मों का अभिनेता अब न्यूयॉर्क की सड़कों पर पैकेजेस डिलीवर करने का काम कर रहा था। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि उन्होंने वहां टैक्सी भी चलाई। सोचिए, उस इंसान की मनःस्थिति जिसने महेश भट्ट के साथ काम किया हो, जो अर्थ का हिस्सा रहा हो, वो उसी शहर की सड़कों पर पैकेजेस लेकर दौड़ रहा हो जहां कोई उसे जानता भी नहीं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। और अगर आप भी मानते हैं कि राजकिरण इतने बुरे अंत के हकदार नहीं थे तो उनके लिए कुछ कमेंट में जरूर लिखिए। वो वहां भी सेटल नहीं हो पाए। कुछ समय बाद वो वापस भारत आ गए, लेकिन जो इंसान गया था और जो वापस आया उनमें फर्क था। अंदर से कुछ टूट चुका था और अब जो टूटा था वो जुड़ने वाला नहीं था। इसी दौरान राजकिरण साईं बाबा के संपर्क में आए। पुट्टपर्थी में सत्य साईं बाबा का बड़ा आश्रम था। राजकिरण वहां जाने लगे। शायद उन्हें लगा कि यहां कोई सुकून मिलेगा, कोई जवाब मिलेगा। जो जिंदगी में नहीं मिला वो शायद यहां मिल जाए। शुरुआत में सब ठीक था। वो नियमित रूप से आश्रम जाते थे, लेकिन धीरे धीरे उनका बिहेवियर बदलने लगा। उनकी मेंटल स्टेट, जो पहले से अनस्टेबल थी, वो और बिगड़ती जा रही थी। एक दिन वो आश्रम पहुंचे नशे में। वहां लाउड और अब्यूजिव हो गए। उन्हें उस दिन आश्रम से निकाल दिया गया और आश्रम की तरफ से उन पर एंट्री बंद कर दी गई। लेकिन राजकिरण रुके नहीं। 5 जून 1996 की रात बेंगलुरु के पास व्हाइटफील्ड में साईं बाबा के आश्रम के बाहर अंधेरा था। राजकिरण एक सीढ़ी लेकर वहां पहुंचे। उन्होंने वो सीढ़ी आश्रम की ऊंची दीवार पर टिकाई और चढ़ने लगे। वो चोरी करने नहीं आए थे। वो वहां इसलिए आए थे क्योंकि उनके अंदर कुछ था, एक गुस्सा, एक दर्द, एक बेचैनी, जिसे वो साईं बाबा के सामने निकालना चाहते थे। वो उनसे आमना सामना करना चाहते थे। क्यों, यह पूरी तरह कभी क्लियर नहीं हुआ, लेकिन उस रात उनके अंदर जो था वो बेकाबू था। सिक्योरिटी ने उन्हें देख लिया, पकड़ा गया, मारपीट हुई और उन्हें अथॉरिटीज के हवाले कर दिया गया। राजकिरण, बॉलीवुड के उस अभिनेता को जिसने 100 से ज्यादा फिल्में की थीं, उसे उस रात जेल भेज दिया गया और वो जेल में रहे पूरे 1 महीने। अब सोचिए, उस 1 महीने में पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री में से कितने लोगों ने उनसे कांटेक्ट किया, कितने दोस्तों ने फोन किया, कितने प्रोड्यूसर्स ने पूछा, भाई ठीक हो? सिर्फ एक इंसान ने फोन किया, दिलीप कुमार, बस। बाकी पूरी इंडस्ट्री खामोश। महेश भट्ट, जिन्होंने अर्थ में उनके साथ काम किया था, उन्होंने बाद में खुद माना कि जब बेंगलुरु की घटना का पता चला वो हैरान रह गए। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने अर्थ बनाई थी तब उन्हें कभी नहीं लगा था कि राजकिरण के साथ कभी ऐसा होगा। लेकिन हैरान होना और मदद करना 2 अलग बातें हैं। 1 महीने बाद राजकिरण के बुजुर्ग पिता ने बेल कराई। वो जेल से बाहर आए, लेकिन अब वो राजकिरण नहीं थे जो अंदर गए थे। जेल से निकलने के बाद उनकी हालत और बिगड़ गई। जो मेंटल स्ट्रेस पहले से था, जेल ने उसे और गहरा कर दिया था। वो बातें करते तो कभी कोहेरेंट होते, कभी नहीं, कभी ठीक लगते, कभी बिल्कुल खो जाते। घर में कोई नहीं था जो उन्हें संभाल सके। पत्नी रूपा उनसे अलग हो चुकी थीं। बेटियां रशिका और मन्नत अपनी जिंदगी में थीं। ऐसे में उन्हें मुंबई के भायखला मेंटल असाइलम में भर्ती कराया गया। यह कोई छोटी बात नहीं थी। एक अभिनेता जिसने पूरे देश को एंटरटेन किया हो, वो एक मेंटल हॉस्पिटल की 4 दीवारी में। शबाना आजमी उनसे वहां मिलने गईं। उन्होंने बाद में कहा कि राजकिरण में ल्यूसिडिटी के मोमेंट्स थे, यानी वो पूरी तरह खोए नहीं थे। कुछ पल के लिए वो वही पुराने राजकिरण होते थे, जो बात करते थे, जो समझते थे, जो फील करते थे। लेकिन वो मोमेंट्स टिकते नहीं थे। महेश भट्ट भी मिलने गए। उन्होंने जो देखा उसने उन्हें हिला दिया। लेकिन हॉस्पिटल में उनका ट्रीटमेंट ठीक से हो पाता इससे पहले एक दिन राजकिरण वहां से भी गायब हो गए। कोई बता नहीं पाया कैसे। कोई रिकॉर्ड नहीं था, कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं थी। बस एक सुबह उनका बिस्तर खाली था और उसके बाद से ऑफिशियली राजकिरण का कोई पता नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या वह खुद गायब हुआ था
या किसी ने उसे गायब कर दिया? जब यह खबर फैली तो अफवाहें शुरू हो गईं। कोई कह रहा था वो न्यूयॉर्क में टैक्सी चला रहे हैं, कोई कह रहा था किसी अमेरिकी शहर में भटक रहे हैं, और कुछ लोगों ने तो यह भी कहना शुरू कर दिया कि शायद वो अब इस दुनिया में नहीं है। दीप्ति नेवल, जिन्होंने राज किरण के साथ काम किया था, उनसे यह सब सहा नहीं गया। उन्होंने फेसबुक पर लिखा, लुकिंग फॉर अ फ्रेंड फ्रॉम द फिल्म वर्ल्ड, हिज नेम इज राज किरण। एक एस्टैब्लिश्ड एक्ट्रेस सोशल मीडिया पर अपने साथी कलाकार को इस तरह ढूंढ रही है। अगर किसी को पता हो तो बताओ। ये लाइन पढ़कर दिल में कुछ हिलता है। बॉलीवुड की चकाचौंध में जहां रोज पार्टीज होती हैं, लॉन्चेस होते हैं, अवार्ड फंक्शंस होते हैं, वहां एक अभिनेत्री फेसबुक पर लिख रही है, कोई बताओ मेरा दोस्त कहां है। साल 2011 में ऋषि कपूर अमेरिका के दौरे पर थे। वो चैन से नहीं बैठ सके। राज किरण का सवाल उन्हें सालों से परेशान कर रहा था। उन्होंने खुद लिखा था कि यह सवाल मुझे बहुत लंबे समय से हॉन्टिंग कर रहा था। फिर उनके मरने की अफवाहें आने लगीं और मैं बेहद डिस्टर्ब्ड हो गया। एक साथी जिसके साथ इतना अच्छा वक्त बिताया, वो इस धरती से ऐसे कैसे गायब हो सकता है। उन्होंने राज किरण के भाई गोविंद महतानी से कांटेक्ट किया। गोविंद ने बताया कि राज किरण अटलांटा के एक मेंटल असाइलम में हैं। वहां उनका इलाज चल रहा है और वो वहां काम करके अपने रहने का खर्च उठा रहे हैं। ऋषि कपूर ने कहा कि यह बात डिस्टर्बिंग है कि उनके परिवार ने उन्हें अकेला छोड़ दिया। उन्होंने पब्लिकली यह भी कहा कि वो अटलांटा जाकर राज किरण को वापस लाना चाहते हैं और उन्हें फिल्मों में काम दिलाना चाहते हैं। लेकिन तभी राज किरण की बेटी रशिका ने एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा, यह खबर गलत है। मेरे पिता अटलांटा में नहीं है। हमारा परिवार न्यूयॉर्क पुलिस और प्राइवेट डिटेक्टिव्स की मदद से उन्हें ढूंढ रहा है। एक तरफ भाई कह रहा है वो अटलांटा में है, दूसरी तरफ बेटी कह रही है वो वहां नहीं है। दोनों में से एक सच बोल रहा था, लेकिन कौन, ये आज तक कोई नहीं जान पाया। और अगर परिवार उन्हें ढूंढ रहा था तो इतने सालों बाद भी क्यों नहीं मिले। प्राइवेट डिटेक्टिव्स थे, पुलिस थी, फिर भी कुछ नहीं। यहां कुछ है जो समझ से बाहर है। इसी बीच एक और नाम इस कहानी में आया, सोमियाली, सलमान खान की पूर्व प्रेमिका, जो अब अमेरिका में नो मोर टीयर्स नाम की एनजीओ चलाती हैं। सोमियाली ने राज किरण के साथ अग्निचक्र में काम किया था। जब ऋषि कपूर जिंदा थे, उन्होंने सोमी से एक गुजारिश की थी, ढूंढो उन्हें। सोमियाली ने प्रॉमिस किया और उन्होंने उस प्रॉमिस को निभाया 20 साल तक। उन्होंने खुद कहा, मैंने ऋषि कपूर जी से वादा किया था कि मैं राज किरण को ढूंढना कभी बंद नहीं करूंगी। मैंने 20 साल इसमें लगाए, अलग अलग स्टेट्स में गई अपने पैसे से। जब पैसे कम पड़े तो मां से उधार लिया। अटलांटा, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, मुंबई, हर जगह मिसिंग पर्सन की रिपोर्ट, हर जगह एक दरवाजा और बंद। उन्होंने फाइनेंशियल रिवॉर्ड भी रखा उस इंसान के लिए जो वेरीफाइड और सही जानकारी दे, लेकिन कोई नहीं आया। 20 साल और कुछ नहीं। सोमियाली ने एक बात और कही जो बॉलीवुड के मुंह पर एक तमाचा है। उन्होंने कहा, कर्ज और अर्थ जैसी क्लासिक फिल्में देने वाले राज किरण के लिए इंडस्ट्री आगे क्यों नहीं आई। महेश भट्ट जैसे प्रभावशाली लोग, इन्होंने राज किरण के बारे में जवाब क्यों नहीं मांगे। इस सवाल का जवाब आज तक किसी ने नहीं दिया। सुभाष घई, जिन्होंने कर्ज में राज किरण को लिया था, उन्होंने एक बार कहा था, मुझे राज किरण के लिए हमेशा दुख होता है। वो बहुत अच्छे इंसान थे, लेकिन कर्ज के बाद उन्हें जितनी सक्सेस मिलनी चाहिए थी उतनी नहीं मिली, और उस डिसअपॉइंटमेंट ने उनकी पर्सनल लाइफ की प्रॉब्लम्स के साथ मिलकर उन्हें तोड़ दिया। शेखर कपूर ने कहा, यह बहुत दुखद है। वो बहुत अच्छे एक्टर थे, उनका परिवार कहां है। और ऋषि कपूर, जो शायद सबसे ज्यादा फील करते थे, उन्होंने कहा, राज इज यंगर देन मी। बोथ ऑफ अस हैड स्पेंट सम वंडरफुल मोमेंट्स टुगेदर। आई फील हिज एब्सेंस। यानी उनकी याद आती थी, उनकी गैर मौजूदगी महसूस होती थी। लेकिन ये सब वर्ड्स थे, एक्शन कहां था। आज साल 2026 है। अगर राज किरण जिंदा हैं तो उनकी उम्र 76 साल है। उनकी पत्नी रूपा ने दूसरी शादी कर ली क्योंकि उन्हें शायद उम्मीद नहीं रही। उनकी बेटी रशिका हर साल उनके जन्मदिन पर एक पोस्ट करती है, सिर्फ एक पोस्ट। शायद यही उनका तरीका है ये बताने का कि पिता अगर कहीं हो, अगर यह देख रहे हो तो जान लो, हम अभी भी याद करते हैं। ऋषि कपूर 2020 में इस दुनिया से चले गए, राज किरण को ढूंढे बिना। सोमियाली अभी भी ढूंढ रही हैं, और बाकी बॉलीवुड जो कभी खामोश था वो आज भी खामोश है। राज किरण कहां हैं ये कोई नहीं जानता,
वो किसी असाइलम में हैं या किसी अजनबी शहर में बिना पहचान के जी रहे हैं, या शायद अब इस दुनिया में नहीं है। हम नहीं जानते, और शायद यही सबसे बड़ा दर्द है। राज किरण की कहानी सिर्फ एक अभिनेता के गायब होने की कहानी नहीं है। ये उस सिस्टम की कहानी है जो आपको तब तक यूज करता है जब तक आप प्रॉफिटेबल हो, और जब आप टूट जाओ तो वो सिस्टम पीठ फेर लेता है। बॉलीवुड ने राज किरण से 100 फिल्में ली, उनकी टैलेंट को यूज किया, उनका नाम बेचा, और जब वो टूटने लगे, एक फोन कॉल तक नहीं, सिर्फ दिलीप कुमार ने किया था। बस आज भी राज किरण जिंदा हैं या नहीं, कोई नहीं जानता। लेकिन सबसे डरावनी बात यह नहीं है, सबसे डरावनी बात यह है कि अब कोई ढूंढ भी नहीं रहा। तो इसमें आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए अब बात करते हैं दिव्या भारती के बारे में। 5 अप्रैल 1993 रात के 11:30 बज रहे थे। मुंबई के वर्सोवा की एक इमारत की 5वीं मंजिल पर एक लड़की खिड़की पर बैठी थी, हाथ में शराब का गिलास, चेहरे पर हल्की मुस्कान, और अगले कुछ सेकंड में वो 5वीं मंजिल से सीधे नीचे कंक्रीट पर जा गिरी। वो लड़की कोई आम लड़की नहीं थी, वो बॉलीवुड की सबसे बड़ी सुपरस्टार थी, सिर्फ 19 साल की उम्र में। और उस रात जो हुआ, उसका सच आज तक किसी को नहीं पता। अगर आप सच जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी कहानियां आपको कहीं और नहीं मिलेंगी। ये कहानी है दिव्या भारती की, एक ऐसी लड़की जिसे बॉलीवुड ने बार बार रिजेक्ट किया, जिसे कहा गया बहुत छोटी है, जिसे कहा गया एक्टिंग नहीं आती। राधा का संगम, सौदागर, एक के बाद एक फिल्में उसके हाथ से छिनती रहीं, लेकिन दिव्या रुकी नहीं। जब बॉलीवुड ने दरवाजा बंद किया तो वो साउथ चली गई। 1990 में वेंकटेश डग्गुबाती के साथ बोब्बिली राजा, और साउथ की पूरी ऑडियंस उसकी दीवानी हो गई। लेकिन दिल तो बॉलीवुड में ही था, और वो मौका 1992 में आया, एक गाने से, 7 समुंदर पार, विश्वत्मा का वो गाना जिसने रातों रात दिव्या भारती को पूरे देश की पहचान दे दी। इसके बाद फिल्मों की लाइन लग गई, शोला और शबनम, दीवाना, और उसी साल 10 से ज्यादा फिल्में। 19 साल की उम्र में दिव्या भारती बॉलीवुड की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस बन चुकी थीं, लेकिन इस चमकती हुई जिंदगी के पीछे एक राज छुपा था, एक बड़ा राज जो दुनिया को नहीं पता था। शोला और शबनम की शूटिंग के दौरान एक दिन सेट पर एक शख्स आया, नाम साजिद नदियादवाला, फिल्म प्रोड्यूसर, गोविंदा का दोस्त, दिव्या से 9 साल बड़ा। साजिद ने दिव्या को देखा और देखता रह गया। दिव्या को भी साजिद पसंद आए, दोस्ती हुई, फिर प्यार, और फिर 10 मई 1992 को बेहद चुपके से दोनों ने शादी कर ली। इस्लामिक रीति रिवाज से दिव्या भारती सना नाडियावाला बन गई। लेकिन दुनिया को कुछ नहीं पता था, मीडिया को नहीं, फैंस को नहीं, यहां तक कि दिव्या के पिता को भी नहीं। क्यों? क्योंकि उस जमाने में एक डर था, शादी हो जाए तो करियर खत्म। दिव्या ये रिस्क नहीं लेना चाहती थी। शादी के बाद दोनों वर्सोवा के तुलसी अपार्टमेंट के 5वें फ्लोर पर रहने लगे। साथ में थी दिव्या की नौकरानी अमृता, जो बचपन से दिव्या की देखभाल करती थी, जो दिव्या को अपनी बेटी की तरह समझती थी। जिंदगी खूबसूरत थी, लेकिन किसी को नहीं पता था कि यह खुशी कितनी छोटी है। 5 अप्रैल 1993 दिव्या हैदराबाद से शूटिंग खत्म करके सुबह मुंबई वापस आई, और उसी दिन एक बड़ा सपना पूरा हुआ। बांद्रा वेस्ट के नेपट्यून अपार्टमेंट्स में एक 4 BHK फ्लैट का सौदा फाइनल हो गया। 19 साल की उम्र में अपनी कमाई से मुंबई में अपना घर। दिव्या इतनी खुश थी कि उसने अगले दिन की शूटिंग भी पोस्टपोन कर दी। शाम को एक छोटी सी पार्टी रखी, कॉस्ट्यूम डिजाइनर नीता लुल्ला को बुलाया, अपनी आने वाली फिल्म आंदोलन के कॉस्ट्यूम्स फाइनलाइज करने के लिए। नीता अपने पति डॉक्टर श्याम लुल्ला के साथ आए। दिव्या का भाई कुणाल भी था। शराब खुली, बातें हुई, हंसी गूंजी, लेकिन साजिद वहां नहीं था। रिपोर्ट्स के मुताबिक उस शाम दिव्या और साजिद के बीच काफी तीखी बहस हुई थी, और साजिद घर से निकल गए थे। किसी मीटिंग का बहाना था, लेकिन सच क्या था ये कोई नहीं जानता। रात के 11 बजे कुणाल ने कहा, मुझे जरूरी काम है, और चला गया। घर में बचे दिव्या, नीता, डॉक्टर श्याम और किचन में अमृता स्नैक्स बना रही थी। टीवी चल रही थी। माहौल सामान्य था, लेकिन यह सामान्य ज्यादा देर नहीं रहा। थोड़ी देर बाद दिव्या उठी,
ड्राइंग रूम से बालकनी की तरफ चली गई। बालकनी में एक खिड़की थी, उस पूरी इमारत की वो इकलौती खिड़की जिसमें लोहे की कोई ग्रिल नहीं थी। दिव्या अक्सर वहां बैठती थी, खुद को शांत करने के लिए, बाहर मुंबई की रोशनी देखने के लिए। उस रात भी वो उसी खिड़की पर जा बैठी, हाथ में शराब का गिलास। नीता अंदर से बातें कर रही थी, दिव्या जवाब दे रही थी। और फिर एक पल, बस एक ही पल, दिव्या का बैलेंस बिगड़ा और वो 5वीं मंजिल से सीधे नीचे जा गिरी। अमृता की चीख ने पूरी इमारत को हिला दिया। नीता और डॉक्टर श्याम भागते हुए नीचे आए। दिव्या जमीन पर थी, खून से लथपथ, बेहोश, लेकिन सांसें अभी भी चल रही थीं। डॉक्टर श्याम उसे लेकर हॉस्पिटल की तरफ भागे और नीता दिव्या के माता पिता को खबर देने गई। रात के करीब 1 बजे दिव्या भारती को डेड घोषित कर दिया गया। पोस्टमार्टम में पता चला, सिर में गहरी चोट, भयंकर इंटरनल ब्लीडिंग, जांघ की हड्डी बुरी तरह टूट चुकी थी। सुबह होते होते यह खबर पूरे देश में आग की तरह फैल गई। जो लड़की कल तक सबके सपनों में थी, आज इस दुनिया में नहीं थी। लेकिन यह सिर्फ मौत की खबर नहीं थी, ये ऐसे सवालों की शुरुआत थी जिनके जवाब आज तक नहीं मिले। हॉस्पिटल में एक अजीब सीन था। दिव्या के पिता और भाई कुणाल वहां थे। घंटे गुजरते रहे। रात के करीब 3:45 बजे दिव्या की मां मीता भारती हॉस्पिटल पहुंची। दिव्या की मौत हुए घंटों बीत चुके थे। जैसे ही मां अंदर आईं, दिव्या के पिता और भाई दोनों उनकी तरफ दौड़े और चिल्लाने लगे, जो हुआ सब तुम्हारी वजह से हुआ। मां चुप रहीं, कोई जवाब नहीं। आज तक कोई नहीं जानता उस रात मां इतनी देर से क्यों आई। आज तक कोई नहीं जानता पिता और भाई उन्हें जिम्मेदार क्यों बता रहे थे। ये सवाल आज भी हवा में लटके हैं। 7 अप्रैल 1993 को दिव्या का अंतिम संस्कार हुआ, विले पार्ले के क्रेमेटोरियम में। दिव्या को दुल्हन की तरह सजाया गया था, माथे पर सिंदूर। साजिद ने पति की तरह सारी रस्में पूरी की, लेकिन नाडियावाला परिवार का कोई बड़ा सदस्य वहां नहीं था, एक भी नहीं। क्यों? पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की। नीता लुल्ला, डॉक्टर श्याम, अमृता, सबके बयान लिए गए। तीनों ने एक ही बात कही, हमने दिव्या को गिरते हुए नहीं देखा। सुइसाइड एंगल भी एक्सप्लोर हुआ। दिव्या की मां ने बताया था कि जब दिव्या बहुत एंग्री होती थी तो खुद को हर्ट करती थी। अमेरिका में एक बार सिगरेट से खुद को जला लिया था। लेकिन उसी दिन सुबह दिव्या ने अपना ड्रीम होम खरीदा था। फिल्म के कॉस्ट्यूम्स फाइनलाइज किए थे। अगले 21 फिल्म्स साइन हो चुकी थीं। जो इंसान जीना नहीं चाहता, वो ये सब क्यों करेगा? सुइसाइड थ्योरी कमजोर पड़ गई और तब कुछ ऐसी बातें सामने आईं जिन्होंने सब कुछ बदल दिया। पहली बात, जिस खिड़की से दिव्या गिरी उसमें कोई ग्रिल नहीं थी। उस इमारत की बाकी सभी खिड़कियों में ऑटो स्टॉपर लगे हुए थे, लेकिन सिर्फ उसी एक खिड़की का ऑटो स्टॉपर गायब था। किसने हटाया? कब हटाया? क्यों हटाया? कोई जवाब नहीं। दूसरी बात, उस खिड़की के ठीक नीचे पार्किंग एरिया था। वहां हर रात गाड़ियां खड़ी रहती थीं, लेकिन उस रात एक भी गाड़ी नहीं थी। अगर एक भी गाड़ी होती तो शायद दिव्या बच जाती। कोइंसिडेंस या कुछ और? और फिर आई सबसे चौंकाने वाली बात। दिव्या की मौत के ठीक 1 महीने बाद उनकी नौकरानी अमृता की भी मौत हो गई, हार्ट अटैक। अमृता वो इंसान थी जो उस रात वहां मौजूद थी। अमृता वो इंसान थी जिसने सबसे पहले वो चीख सुनी थी। पुलिस ने अमृता का पूरा बयान रिकॉर्ड नहीं किया था और इससे पहले कि वो कुछ और बता पाती, वो भी चली गई। इंडस्ट्री में चर्चा होने लगी। अमृता कुछ जानती थी, कुछ ऐसा जो किसी को पता नहीं चलना चाहिए था। रिपोर्ट्स के मुताबिक उस दौर में साजिद नाडियावाला के अंडरवर्ल्ड कनेक्शंस की बातें सामने आई थीं। दाऊद इब्राहिम का नाम। 90 के दशक का वो दौर था जब बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड के बीच दूरी बहुत कम थी। और 12 मार्च 1993 को, यानी दिव्या की मौत से सिर्फ 24 दिन पहले, मुंबई में सीरियल ब्लास्ट्स हुए थे। उस समय ऐसी खबरें सामने आने लगीं कि दिव्या इन कनेक्शन से खुश नहीं थीं, कि दिव्या ने कुछ ऐसा देख लिया था जो उन्हें नहीं देखना चाहिए था, कि कुछ लोग दिव्या की बढ़ती हुई ताकत से डरने लगे थे। लेकिन यह सब साबित नहीं हुआ, क्योंकि जांच कभी पूरी हुई ही नहीं। 4 साल तक पुलिस ने जांच की। 1998 में केस की फाइल बंद कर दी गई। ऑफिशियल वर्डिक्ट, एक्सीडेंटल डेथ, बस। लेकिन जिस खिड़की का ऑटो स्टॉपर गायब था, उसका जवाब नहीं मिला। उस रात पार्किंग में गाड़ी क्यों नहीं थी?
इसका जवाब नहीं मिला। अमृता की अचानक मौत, उसका जवाब नहीं मिला। मां घंटों बाद क्यों आई, इसका जवाब नहीं मिला। हर सवाल एक खुली खिड़की की तरह है जिसमें से सच कभी बाहर नहीं आया। 5 अप्रैल 1993 की उस सुबह दिव्या भारती ने अपना ड्रीम होम खरीदा था, मुस्कुराई थी, नए सपने देखे थे, और उस रात वो चली गई। 19 साल की उम्र, 21 साइंड फिल्म्स, एक सीक्रेट मैरिज और करोड़ों टूटे हुए दिल। कभी कभी एक सवाल मन में आता है, उस रात अगर साजिद घर में होते तो क्या होता? अगर उस खिड़की में ग्रिल होती तो क्या होता? अगर नीचे एक गाड़ी खड़ी होती तो क्या होता? क्या यह सब सच में कोइंसिडेंस था या किसी ने बहुत केयरफुली सब कुछ प्लान किया था? दिव्या भारती की मौत आज भी एक खुला सवाल है, एक ऐसा सवाल जिसका जवाब शायद कभी नहीं मिलेगा, और यही सबसे बड़ा दर्द है। तो आपको क्या लगता है, दिव्या भारती की मौत एक हादसा थी या इसके पीछे कोई बड़ा राज छुपा था? और अगर उस रात अमृता जिंदा रहती तो क्या सच दुनिया के सामने आ जाता? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए।